Hello everyone, Namaskar. So, in today's class, we will revise our first chapter of class 11th accountancy. First chapter means the basic chapter, means the introduction chapter, and everyone who is newcomer for the commerce subject should know about the meaning and the objective of accounting. Why there is accounting? Okay. हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, इस क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसके बारे में अभी, क्योंकि हम लोग सिर्फ थ्योरिकल इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि थ्योरिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है, नीड क्या है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है, हम उनके बारे में सीखने जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को आती है सर, व्हाई देयर इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द नीड, कारण क्या है, जरूरत क्या है सब्जेक्ट की। तो ध्यान से सुनिए, बुक में क्या लिखा हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको बताएं तो इसकी नीड बहुत जरूरी है। अगर मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस की बात करूं, नॉर्मल बिजनेस की बात करूं, एक ऐसे व्यापार की बात करूं जो सिर्फ गुड्स खरीदता और बेचता है, वो बिजनेस भी, चाहे छोटा बिजनेस भी होगा, तो वो बिजनेस भी अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जानना चाहेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जानने की जरूरत क्या है सर, क्यों जानना चाहता हूं मैं प्रॉफिट लॉस? तो देखो, आप अपने प्रॉफिट लॉस को इसलिए जानना चाहते हो क्योंकि आप ये भी जानना चाहते हो कि अगर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तो क्यों कमा रहा हूं और लॉस कमा रहा हूं तो क्यों कमा रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। दूसरा, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जो आपका बिजनेस है, उसमें आप ही इंटरेस्टेड नहीं है, आपके अलावा 10 लोग और इंटरेस्टेड हैं। आपके बिजनेस में जो लोग, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जो आपको, आपके सप्लायर हैं, जो आपको गुड सप्लाई करते हैं, वो आपको उधार देते हैं, तो वो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि हम आपको उधार देते हो, हमारा पैसा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। आपके बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स बिजनेस जितने भी हैं वो अपनी इनकम पे टैक्स देंगे, इनकम के अलावा वो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह भी देंगे। तो अगर आपने टैक्स सही नहीं भरा है या टैक्स सही नहीं दिया है या जीएसटी आपने सही जो है गवर्नमेंट को नहीं दिया है, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपके एविडेंस के तौर पर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेते हैं। मतलब आपने जो प्रॉपर अकाउंटिंग करी है, आप अकाउंटिंग का सीधा सा मतलब है ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शुरुआत बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से होती है। दैट मीन्स यू हैव टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग की बुक होती है जिसका नाम जर्नल होता है। जर्नल में रिकॉर्डिंग करते टाइम हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल्स फॉलो करते हैं। वो अपना एक अलग सिस्टम है। अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करते। हम तो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं व्हाई देयर इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग। ये सीखने के बाद ही आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे। व्हाई देयर इज, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये बात क्लियर है आपको। इसी तरह आपका एम्प्लॉय है, आपके यहाँ पे काम कर रहा है, वो भी जानना चाहेगा कि यार मेरे को सैलरी मिल रही है वो मेरे काम के हिसाब से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसका मतलब मेरे बिजनेस में जितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके हिसाब से मुझे रिम्यूनरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो भी अपने बोनस, अपने इंक्रीमेंट, अपनी सैलरी के लिए आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। इस तरह बात करें इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब अगर मान लीजिए कंपनी है, कंपनी कौन है? कंपनी में पैसा शेयर होल्डर लगाते हैं। शेयर होल्डर मतलब इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पैसा लगाते हैं थ्रू परचेजिंग ऑफ शेयर्स। वो आपके शेयर खरीदते हैं। तो शेयर खरीद कर अगर आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, आपका शेयर खरीद रहे हैं, शेयर का मतलब एक हिस्सेदारी है। सिंपली आपके बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में मेरी हिस्सेदारी हो गई। आपके बिजनेस की जो असेट लायबिलिटी है, जो वैल्यू है, उसमें मेरी हिस्सेदारी हो गई। तो मैं आपकी कंपनी का शेयर खरीद लूंगा। अब मैं आपकी कंपनी का शेयर खरीदता हूं तो मैं कितनी बड़ी रिस्क ले रहा हूं। रिस्क क्या ले रहा हूं कि मैं आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं। अब ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी घाटे में चल जाए, नुकसान में चल जाए, लॉस में चले जाए, तो मेरा पैसा तो डूब गया। क्योंकि शेयर मार्केट में आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट में ट्रेड होता है, उसका खरीदते और बेचते हैं हम लोग।
तो अगर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए आप रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप टाटा में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में तो जानना चाहेंगे, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आपको चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि अकाउंटिंग ही आपको बताएगी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज तो नहीं है बहुत सारी, और असेट उसकी बहुत कम है। असेट का मतलब है जो प्रॉपर्टीज हमारे हमने बिजनेस में बनाई है, और लायबिलिटी का मतलब है वो जिम्मेदारी, वो ऑब्लिगेशन, वो जो चीजें हमें वापस लौटानी है, देनी है मार्केट में आउटसाइडर्स को, वो लायबिलिटी हो गई। ठीक है, इसलिए आपके बिजनेस में काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, और वो बिजनेस में इंटरेस्टेड कैसे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बिजनेस, हर पार्टी का आपके बिजनेस में एक इंटरेस्ट है, उसको या तो आपसे कुछ लेना है या आपको कुछ देना है। और सबसे बड़ा इंटरेस्ट तो खुद मालिक का है, ओनर का है, जो बिजनेस का ओनर है। वो ओनर प्रॉफिट और लॉस भी जानना चाहता है, वो अपने बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ भी जानना चाहता है, वो ये भी जानना चाहता है अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ और लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे, कारण को आप फाइंड आउट करोगे और आप चाहोगे कि इस प्रॉफिट को मैं और आगे लेके जाऊं और बढ़ाऊं। और अगर लॉस हुआ तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि लॉस होने के पीछे क्या रीजंस रहे, रीजंस को मैं फाइंड आउट करूंगा और आगे ये कोशिश करूंगा कि वो रीजंस को मैं उसमें इंप्रूवमेंट ला सकूं और मैं अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को कम कर सकूं या बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकूं दोबारा से। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए। बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग एक्चुअली क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ओके, और उन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को रखने के बाद एक रिजल्ट पे पहुंचना है। वो रिजल्ट कैसे निकलता है उसके लिए तो आगे सब्जेक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिकॉर्ड होगा, ट्रांजैक्शन होगा, तभी तो हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस या आगे बाकी चीजें जान पाएंगे। देखिए, आज गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स हटा दिया। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो काफी सारे टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जैसे सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, एंटरटेनमेंट टैक्स, कई तरह के टैक्स लगते थे, वो हटा दिए गए और उनकी जगह एक ही टैक्स लगा दिया, जीएसटी। क्यों जीएसटी लाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जीएसटी लाने से सबसे बड़ी चीज जो ये होगी कि अकाउंटेबिलिटी बनेगी हर चीज की। हर चीज की अकाउंटेबिलिटी का मतलब है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा सिस्टम में। आप जो भी परचेज करोगे, आप जो भी सेल करोगे, उस पर आप टैक्स लोगे, आप टैक्स दोगे, तो आपको वो सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपका ट्रांजैक्शन। जीएसटी के पोर्टल पे, जीएसटी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिस पर आपको जो है सारी चीजें अपनी बतानी पड़ेगी कि परचेज आपने कितनी करी है, सेल आपने कितनी करी है। जीएसटी के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, क्यों बतानी पड़ेगी, इसमें आपको फायदा है। ठीक है, तो हर चीज की प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए भी गवर्नमेंट ने जीएसटी को बना दिया। तो कहने का मतलब कि आज जैसे गवर्नमेंट कहती है कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम करो, कैश ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने लिमिट बना दी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, इनकम टैक्स के हिसाब से बिजनेस 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में नहीं कर सकता। अगर बिजनेस में आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो आपका पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा। इसका मतलब आपको पेमेंट अकाउंट पे चेक से करना है या बैंक ड्राफ्ट से करना है या चेक से करना है या अदर कोई मोड है इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से करना है, ताकि उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बैंकिंग सिस्टम में रहे। कई लोग छुपाते हैं ट्रांजेक्शन्स को, कैश ट्रांजेक्शन करके वो एक तरीके से ब्लैक मनी को जनरेट करते हैं इकोनॉमी में, इसलिए उन्होंने ऐसी कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। तो अकाउंटिंग कुल मिलाकर आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है कि ये बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस की क्या हालत है वो सब बिजनेस को देख के नहीं पता चलेगी, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के पता चलेगी। दिस इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। मैंने जो आपको अब तक बताया उसमें मैंने लगभग पूरा चैप्टर कवर कर दिया। अब जल्दी से इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग। तो ऑल बिजनेसमैन, सभी तरह के बिजनेसमैन, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हालांकि छोटों पर इतनी ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, लेकिन वो भी अगर अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहते हैं, उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, उनको प्रॉफिट लॉस जानना है, तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ऑल बिजनेसमैन वांट टू नो अबाउट, जानना चाहते हैं प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं बिजनेस का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर में उन्हें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, कितना उन्होंने कैपिटल लगाई, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड। कैपिटल का मतलब होता है जो मनी आपने बिजनेस में लगाई, मनी या कुछ भी, एवरीथिंग व्हिच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कितना लगाया मैंने, मैं भी जानना चाहूंगा कितना लगा लिया, कितना प्रॉफिट लॉस कमा रहा हूं, कितना बचा मेरे पास।
क्या मेरी लायबिलिटीज हैं जो मुझे बाहर देनी है बिजनेस में, क्या मेरी असेट्स मैंने बनाई हैं, क्या प्रॉपर्टीज मैंने बनाई, कितना मेरे पास कैश बैलेंस है, कितना फर्नीचर है, कितनी मशीनरी है, कितने व्हीकल्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, लैंड बिल्डिंग है, ये सब चीजें मैं जानना चाहूंगा मेरे बिजनेस रिकॉर्ड से। और इसके अलावा ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया, बहुत सी चीजें जैसे आपने कितनी साल में परचेज करी, कितने आपने सेल करी, कौन कौन आपके डेटर्स हैं, डेटर मतलब जिनसे पैसा लेना है, कौन आपके क्रेडिटर्स हैं मतलब जिन्हें पैसा देना है, कितना देना है, इस चीज का सारा हिसाब किताब अकाउंटिंग में रखा जाएगा। सो फॉर दिस बिजनेस, फॉर दिस, इस चीज के लिए बिजनेस कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड, बिजनेस एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में हुए हर ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन वही होंगे जो मनी में मेजरेबल हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, मनी मेजरेबल ट्रांजेक्शंस जो बिजनेस में हुए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का मतलब है, आपको पता हो बिजनेस के लिए अकाउंटिंग ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, कई जगह जनवरी से दिसंबर भी होता है, बट अभी ग्लोबली हम लोग, हमारे इंडिया में हम लोग बात करें तो सभी तरह से या सभी बिजनेसेस के लिए लगभग अप्रैल से मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसमें हम लोग अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को हर साल मेंटेन करते हैं और 31 मार्च के बाद हम लोग उस पिछले साल का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको जनवरी से दिसंबर कर दिया है, बट अभी बाकी सभी स्टेट्स में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च चलता है, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखने हैं उस साल के जितने ट्रांजेक्शन हुए, और फिर जो है उसके बेस पर आपको अपना प्रॉफिट लॉस निकालना होता है। तो इस पर्पस के लिए ही अकाउंटिंग की नीड है। तो ये मैंने आपको समझाया व्हाट इज द नीड, कि every business wants to know about their financial position, about their business profit loss, about their capital, about assets, about liabilities, about purchase, about sales, amount of expenses, कितने खर्चे हो रहे हैं, everything वो हम जानना चाहते हैं। इसलिए मैंने आगे बढ़ लिख दिया एक्सेट्रा। इसके लिए उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा एक एक ट्रांजेक्शन का जो बिजनेस में हुआ है, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनका रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग ईयर होगा, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है, ये अकाउंटिंग की नीड है। अब हम बात करते हैं मीनिंग पर। मीनिंग, अब मीनिंग अपने आप में कुछ ऑथर्स देते हैं, तो मीनिंग क्या दिया गया है, देखिए, अकाउंटिंग इज द साइंस एंड आर्ट, अकाउंटिंग बोथ है, साइंस भी है आर्ट भी है। साइंस इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ तरीके हैं, ठीक है, और आर्ट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग चीजों को अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, तो उसमें अपने आर्ट, अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करना है। ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, साइंस है या आर्ट है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर उन्हें क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए और उन ट्रांजेक्शन में कई ट्रांजेक्शन कैश के भी थे, कई ट्रांजेक्शन बैंक के भी थे, तो मुझे क्लासिफिकेशन क्या करना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन कैश के हैं उनको मैं एक जगह पर रखना चाहता हूं, जितने ट्रांजेक्शन बैंक के हैं उन्हें मैं एक जगह रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, जितने परचेजेस के ट्रांजेक्शन है उनका एक जगह, ये तो ट्रांजेक्शन बिखरे हो जाएंगे, हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, लेकिन अब जब रिकॉर्डिंग होगी तो डेट बाय डेट होगी कि इस दिन इतने ट्रांजेक्शन हुए। अब उन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाएगा कि भाई कैश का ट्रांजेक्शन एक अलग कैश का अकाउंट बनाकर आगे अकाउंट बनाएंगे, कैश का अकाउंट बनाया जाएगा, फिर परचेज का अकाउंट बनाया जाएगा, सेल्स का अकाउंट बनाया जाएगा, असेट्स का अकाउंट, हर चीज का अकाउंट बनेगा। अकाउंटिंग में सारे ट्रांजेक्शन उन पर्टिकुलर चीजों के अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। वो आगे चैप्टर होता है जर्नल के बाद लेजर, वो लेजर में सिखाया जाता है। बट हाँ, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई होगा, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग समराइज करेंगे। समराइज करने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि मैंने कैश पे 1000 ट्रांजेक्शन कर दिए, लेकिन उस 1000 ट्रांजेक्शन का क्या बैलेंस क्या रहा, क्या रिजल्ट क्या रहा, मतलब कितना कैश मेरे पास आया, कितना गया और क्या बचा, दैट इज द बैलेंस इज कॉल्ड समराइजेशन। हम समराइज करेंगे उसको कि इतनी हमारी परचेज हुई, कितनी हुई उसका बैलेंस निकालेंगे, कितनी हमारी सेल हुई उसका बैलेंस निकालेंगे, कितना हमारा बैंक में बैलेंस बचा सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको हम लोग बैलेंस निकालेंगे, कितनी हमारे पास असेट्स पड़ी हैं इसका बैलेंस निकालेंगे। इसको कहते हैं समराइज करना। तो समराइज करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे। इसके बाद इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, उन्हीं चीजों को हम लेंगे जिसको हम टर्म्स मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में मेजरमेंट नहीं हो सकते वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होंगे। छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने एक एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, तो ये तो मनी ट्रांजेक्शन है, आप लोग कैश पे कर रहे हैं या सैलरी पे कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगा। बट अगर मैंने सपोज मैंने कहा कि उस एम्प्लॉय को मैंने अपॉइंट किया है, केवल अभी अपॉइंट किया है,
तो ये मनी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। समझ में आई बात की नहीं? मतलब मनी का कहीं ना कहीं फ्लो अगर होगा या मनी में उस चीज को हम मेजर कर सकते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे बिजनेस में। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस को भी और इवेंट्स को भी, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे मैंने गुड्स परचेज किया, ट्रांजेक्शन है, सेल किया, ट्रांजेक्शन है। लेकिन इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब है उस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट। जैसे मैंने कहा, या इवेंट ऐसी भी चीज कह सकते हो जिसे हम लोग खुद आगे से हमें करनी नहीं होती है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन की वजह से जो चीजें होती हैं उससे इवेंट बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा और 12,000 में आगे सेल आउट कर दिया और कुछ भी नहीं है, सपोज कोई और का एक्सपेंस हमारा कुछ नहीं हुआ, तो 2,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये क्या है? इवेंट है। क्योंकि प्रॉफिट मैंने किया नहीं है, अलग से जाके मैंने सेल या परचेज खरीदी, तो केवल गुड ट्रांजेक्शन है। लेकिन उस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या आया, क्या इफेक्ट आया मेरे पास, वो मेरा इवेंट है। तो 2,000 का प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा। तो ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होंगे। मैंने गुड्स खरीद लिया, एक ट्रांजेक्शन, लेकिन गुड्स आगे डिस्ट्रॉय हो गया, बेकार हो गया, खराब हो गया, फायर आग लग गई, ये इवेंट है। समझ आ गई बात की नहीं? जिसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट आगे से कम होता है कि जो मैंने चलाकर जानबूझकर जो चीज करी है वो मेरे लिए इवेंट नहीं है। जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस की वजह से चीजें हो गई या बिजनेस करने की वजह से चीजें हो गई कुछ, तो उन्हें हम इवेंट कहेंगे। समझ आ गई? ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं फॉर इंटरप्रेटिंग। अब ये सब कुछ हमने क्यों किया? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये इसलिए किया बिजनेस ट्रांजेक्शन का कि हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकें, निष्कर्ष निकाल सकें, रिजल्ट निकाल सकें। अब रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि ये हम बिजनेस प्रॉफिट लॉस में है क्या है, और क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसकी असेट लायबिलिटी का क्या स्टेटस है। असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और लायबिलिटी ज्यादा है, असेट कम है, तो फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। इस बात का हमें पता लगाना होगा लास्ट में इंटरप्रिटेशन में। जो रिजल्ट होगा इन सब चीजों का उसे हम इंटरप्रिटेशन कहेंगे। उस इंटरप्रिटेशन में हम ये चीजें जानना चाहेंगे। तो यहां तक कि आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। ये मीनिंग और जो है नीड थी अकाउंटिंग की। अब हम आगे बात करेंगे, वो है ऑब्जेक्टिव्स, और कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, या इंफॉर्मेशन किस किस को चाहिए बिजनेस की, इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखा हमने पढ़ा, आपको ऑब्जेक्टिव से समझ में आ जाएंगे। जो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना बिजनेस ट्रांजेक्शन का, बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा, उन ट्रांजेक्शन के बेस पर बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस निकालना, और उसके फिर रीजंस का पता लगाना कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्या हुआ, ऐसा क्या हमने एक्स्ट्रा किया या ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से चीजें हुई। इसके भी कारणों का पता आपने रिकॉर्ड रखा है आपने, तो सब चीजों का आप एनालिसिस कर सकते हो। थर्ड, असेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी बिजनेस की, एसेट लायबिलिटी की क्या पोजीशन है, कम ज्यादा जो भी निकाल लेंगे। इसके बाद प्रोग्रेस बिजनेस की ईयर टू ईयर। अब यहाँ जो पॉइंट है ये कंपैरिजन की बात कर रहा है। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हम लोग कंपेयर करेंगे बिजनेस रिकॉर्ड्स को। हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कि भैया ईयर टू ईयर, पिछले साल क्या स्थिति थी, इस साल क्या है, पिछले साल कितना प्रॉफिट लॉस था, इस साल कितना है, पिछले साल कितनी सेल थी, इस साल कितनी है, पिछले साल कितना परचेज थे, इस साल कितनी, कितने एक्सपेंस थे, इस साल कितने, कितना प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल कितना है, कितनी असेट थी, कितनी इस साल है। ईयर टू ईयर हम लोग कंपैरिजन करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट हाँ, वो भी तभी हो पाएगा ना जब आपने हर चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि पिछले साल का रिकॉर्ड भी मेरे पास है, इस साल का रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये कंपैरिजन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? इस कंपैरिजन करने से आप लोग रीजंस का पता लगा पाएंगे कि ये बदलाव आया तो क्यों आया, अच्छा है, खराब है, या इसके लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा और चीजें करनी चाहिए। वो सब मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं कंपैरिजन करूंगा, एनालिसिस करूंगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, ईयर टू ईयर ग्रोथ प्रोग्रेस बिजनेस की जाननी है आपको। हर बिजनेस जानना चाहता है, हम लोग इंडिविजुअल भी अपनी ग्रोथ जानना चाहते हैं कि लास्ट ईयर हमारी क्या अर्निंग्स थी, इस साल हमारी क्या अर्निंग है, तो बिजनेस भी यही चाहता है। तो उसके लिए उसे प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब सबसे बड़ा काम तो ये भी है कि बिजनेस में अगर आपने एक एक चीज का रिकॉर्ड रखा है तो देखो एरर्स, गलतियां या फ्रॉड्स बहुत कम होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे। लेकिन अगर होंगे भी तो आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे सपोज आपने
गुड्स परचेज करते हो, आप माल खरीदते हो बिजनेस में, तो आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा कितना माल आपने बिजनेस में रखा हुआ है। अब मान लो गुड्स आपके गोडाउन से या दुकान से चोरी हो जाता है, तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ठीक है कि ये अपने पास इतना स्टॉक होना चाहिए था जितना हमने खरीदा है, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि ये स्टॉक इतना नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक कम हो गया है। कम हो गया तो उसके पीछे क्या कारण है, हम लोग कारण पता लगा सकते हैं। इससे ये जो हम प्रिवेंट भी कर पाएंगे। अब क्योंकि आपके एम्प्लॉयज को पता है कि आपके यहाँ पर एक एक चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो चोरी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो उस माल की, उस गुड्स की देख रेख करेगा, संभालेगा, लेकिन वो फ्रॉड नहीं करेगा क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है एक एक चीज का। और आप रिकॉर्ड नहीं रखते हो, कई दुकानदार रिकॉर्ड नहीं रखते, छोटे मोटे दुकानदार, तो आप देखते हो कि उनके यहाँ पर चोरी, फ्रॉड, ये सब उनके एम्प्लॉइज करते ही हैं। ठीक है, तो इसका फायदा ये भी हो गया कि आप प्रिवेंट, मतलब फ्रॉड को होने से पहले ही प्रिवेंट कर दोगे, बचा लोगे उसको, और अगर हुआ भी है तो उसे डिटेक्ट कर लोगे, पता लगा लोगे, क्योंकि आपके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है। प्रिवेंट करोगे क्योंकि एम्प्लॉय के मन में क्या है कि यार यहाँ तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि चीज का, तो चोरी करना मैं अपने को खतरा है, तो पकड़ में आ जाएंगे। और अगर अपने कर भी ली तो फिर जब एनालिसिस होगा पता लगाया जाएगा कि इतना स्टॉक खरीदा था, इतना बिक गया, इतना बचना चाहिए, लेकिन देखा उतना नहीं बचा, तो भी हम लोग पकड़ में आ जाएंगे कहीं ना कहीं गुड्स की चोरी हुई है, तो डिटेक्ट भी हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा है तो। इसके बाद अकाउंटिंग में जो यूजर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, पार्टीज का मतलब यहां पर क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टीज जो आपके बिजनेस के रिकॉर्ड्स, आपकी अकाउंटिंग में, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। अब कौन कौन इंटरेस्टेड है उनके लिए हम लोग ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारी अकाउंटिंग को, इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। यहां पर कुल मिलाकर मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग। कई तरह के डिसीजन, जैसे ओनर है, अब दो तरह के यूजर है हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस में ही है, और एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर वाले पार्टीज हैं। इंटरनल में हो गया ओनर, डायरेक्टर, मैनेजर। अब ओनर कौन है, जो मालिक है, वो क्यों जानना चाहेगा, वो क्या क्यों आपकी इंफॉर्मेशन चाहेगा, वो देखना चाहेगा वो जो मैंने पैसा लगाया है, जो मेरे पास मेरा बिजनेस, उसमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, क्या कोई गलत चीजें नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड एरर तो नहीं हो रही। इसी तरह मैनेजर जो है, मैनेजर अपनी खुद की परफॉर्मेंस जानने के लिए वो बिजनेस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। वो आगे की पॉलिसीज प्लानिंग करने के लिए कि आगे क्या करना चाहिए, चीजों को और अच्छा करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए, खर्चों को कम करने के लिए, तो भी वो अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करेगा आगे की प्लानिंग के लिए। डायरेक्टर्स जो बिजनेस को चलाते हैं कंपनी की ओर से, तो उनको भी ये सब प्लानिंग वगैरह करने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। एक्सटर्नल की बात मैं पहले समझा चुका हूं आपको। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को पैसा लगाना है बिजनेस में, तो वो आपके बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पहले लेगा। जिसने कहा मैं रिलायंस कंपनी या टाटा में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मुझे उनके शेयर खरीदने के लिए पहले मैं उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा, उनके प्रॉफिट लॉस पता लगाऊंगा, तभी तो उनका पैसा लगाऊंगा, रिस्क में लूंगा। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, टैक्स के लिए वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको। या आगे आपको मान लीजिए कई तरह के टैक्स के अलावा सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट, तो किस बिजनेस को सब्सिडी की जरूरत है इसका पता लगाने के लिए वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे कि हाँ इस बिजनेस को सब्सिडी की जरूरत है या हमारी हेल्प की जरूरत है, तो हम उसको हेल्प करेंगे, ताकि जो है बिजनेस, इकोनॉमी में बिजनेस बढ़ सके, ग्रोथ हो सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो और वो आपके टैक्स आप सही जमा करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, इसके लिए वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है, एविडेंस है, सबूत है आपका, जो आपके बिजनेस में सब चीजें हो रही है उनका। ठीक है, क्रेडिटर मतलब क्या होता है, जिनसे आप गुड्स खरीदते हो, उनको बोलते हैं सप्लायर। अभी आपको उधार देगा, उधार कैसे देगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो आपको उधार देगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो आपको उधार नहीं देगा। तो कुल मिलाकर जब आपको उधार देगा, आपसे, आपको गुड्स बेच रहा है वो अपना, आप खरीद रहे हो उससे, तो पहले वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा कि भैया ये पार्टी कैपेबल है कि नहीं मेरा पैसा देने में टाइम में, इसलिए उसे अपनी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। लेंडर मतलब लाइक सपोज करें बैंक से आप लोन ले रहे हो, तो बैंक आपको लोन देगा, तो पहले आपकी पूरी जांच पड़ताल करेगा बिजनेस की, भैया क्या हालत है बिजनेस की, उसके लिए वो आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मंगाएगा, ऐसे लोन थोड़ी दे देगा। और आपके एम्प्लॉइज को बोनस चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, इन सब के लिए वो आपको आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, ताकि वो अपने टाइम टू टाइम अपने बोनस, अपने इंक्रीमेंट की डिमांड आपसे
कर सके। तो ये सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन में। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स, नीड, मीनिंग एंड यूजर्स ऑफ काउंटिंग इंफॉर्मेशन। और भी चीजें होती हैं लेकिन आपके लिए चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही सारी हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। सो आज की हमारी रिवीजन क्लास यहाँ पे खत्म होने जा रही है। अब आगे की क्लासेस में हम लोग आगे के चैप्टर्स के बारे में, जैसे बिजनेस, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है अकाउंटिंग में, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जर्नल के चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।